हेलो हाय वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज वाली क्लास में आपको होम मैनेजमेंट यानी गृह प्रबंधन की कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा। यानी कि जितने सारे आपके होम मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं, जैसे आप पढ़ते हो शक्ति व्यवस्थापन, ऊर्जा के जो भी यंत्र होते हैं, इसके अलावा जो भी आपके रंग हो गए, कला के तत्व, कला के सिद्धांत, उपभोक्ता बाजार, जो भी पार्ट आपके गृह प्रबंधन में होते हैं, उन सभी पार्ट का यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहा गया है कि वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर अधिक को बचत कहा जाता है, यह उक्त है। यानी कि ये स्टेटमेंट है, यह बात किसने कहा है आपको बताना है। ए है किन्स की, बी ऑप्शन है गुड्डे की, सी ऑप्शन है यंग की, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि वर्तमान में जो पैसा होता है, वर्तमान में जो आप पैसा खर्च करते हो और अधिक को बचत कहा जाता है, ये आप किसने कहा है, तो ये आपको बताना होगा। ये बात कहा है किन्स ने कहा, यानी कि आपका ए का 1 का ए ऑप्शन सही हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि बचत का महत्व नहीं है। ऑप्शन यह है मितव्ययता की आदत और आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति। ऑप्शन नंबर बी है आकस्मिक खर्चे की पूर्ति एवं अनावश्यक खर्चों पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर सी है अस्थायी संपत्ति की खरीद और आवश्यक खर्चों पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक होना। आपसे पूछा गया है कि बचत का महत्व नहीं, यानी कि आपको जानना पड़ेगा कि बचत का महत्व क्या होता है, यानी कि बचत होता क्या है। तो बचत वही होता है जब पैसा कमाते हो तो जितना पैसा आप कमाते हो उसमें थोड़ी अमाउंट में पैसा बचत कर लो, बचा लो, वही आपका बचत होता है। ठीक है, आपको बताना है कि बचत में जो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन महत्व नहीं होता है। देखिए लिखा है मितव्ययता की आदत और आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति। मितव्ययता का यहाँ पे हम अर्थ बताते हैं। देखो किसी ने बहुत अच्छी बात कहा है कि जरूरी ये नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, जरूरी ये है कि कितना पैसा आप बचा लेते हो। यानी कि व्यय करने की कोई सीमा नहीं होती, जितना आप पैसा खर्चा करोगे खर्चा होता जाएगा। ठीक है, देखो घर का जो मुखिया होता है, अगर वो ज्यादा खर्चा करता है तो जो परिवार के सदस्य होते हैं उन पे वो असर डालता है, यानी कि उनकी मितव्ययता बढ़ती है, उनकी ये बढ़ जाती है कि वो आकस्मिक खर्चा करने लगते हैं। क्योंकि वो गार्जियन का देखते हैं कि वो भी फालतू का पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो ये सोचते हैं कि भाई गार्जियन जो है पैसा खर्चा कर रहा है तो इसका मतलब कि पैसा ज्यादा कमा रहे होंगे, इसलिए परिवार के सदस्य भी। तो मितव्ययता मतलब यही होता है कि परिवार का जो सदस्य होता है अगर अपने व्यय से ज्यादा खर्चा करता है तो वो आपके आते हैं मितव्ययता की आदत बढ़ जाती है और बिना फालतू के पैसा खर्चे, तो ये आपके बचत के महत्व में काउंटिंग नहीं होती। इसलिए मैं ए ऑप्शन को चुनती हूँ। बी ऑप्शन में यही बात कहा गया कि आकस्मिक खर्चे की पूर्ति और अनावश्यक खर्चों पे प्रतिबंध। यानी कि आकस्मिक खर्चे क्या मतलब घर में आग लग जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, इसके अलावा कोई शारीरिक मतलब कोई दिक्कत हो जाए, तबीयत खराब है, आपका जॉब रिटायर हो गए है, कोई दिक्कत हो गया आकस्मिक, यानी कि जो आपने सोचा नहीं था लेकिन बहुत जरूरी वाला आपके पास खर्चा आ गया है, तो वो खर्चा पहले करो। अनावश्यक जो खर्चा होता है उस पर रोक लगा दो, तो आपका ये तो बचत में अकाउंटिंग होता है ना। सी ऑप्शन में देख लीजिए अस्थायी संपत्ति की खरीद और आवश्यक खर्चों पे प्रतिबंध, यानी कि अस्थायी संपत्ति खरीद लो और जो आवश्यक खर्चा होते हैं यानी कि फालतू जो आपका खर्चा करते हैं उस पर थोड़ा रोक लगा लो। ठीक है, डी ऑप्शन में है राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक। जो राष्ट्रीय योजनाएं होती हैं उनका आप पैसा जाकर के वहां पे लगाओ ताकि आपको बचत का लाभ मिले। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन निकल के आता है दूसरा का ए ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि आपको फालतू में पैसा खर्चा नहीं करना है। जितना आपकी इनकम उनसे आपको थोड़ा कम, यानी कि 10 रुपए अगर कमा रहे हो तो उसमें से 2 रुपए आप बचाओ, 8 रुपए है खर्चा करो। ठीक है, चलिए दूसरा का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कहता तीसरा ने चौथा तीसरा नीचे लिखा हुआ देखिए कहता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए साधारण बचत खाता, आवर्ती जमा योजना, किसान विकास पत्र तथा राष्ट्रीय बचत बैंकों के समान लागू। ऑप्शन यह डाकघरों में, बी ऑप्शन है नॉन बैंकिंग संस्थानों में, सी ऑप्शन है निजी निकायों में, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जो साधारण बचत खाता होता है, आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता जानते हो किसे कहा जाता है? आवर्ती जमा खाता को कहा जाता है आरडी कहा जाता है, यानी कि रिकरेंट डिपॉजिट जिसे कहते हैं। यानी कि हम इसमें तभी खाता खोल लें जब आपका खाता पहले से खुला होता है, यानी कि यह छोटी छोटी जो आपकी बचत होती है उसका प्रोत्साहन करता है। ठीक है, और आपका जो किसान विकास पत्र होता है, तो किसान विकास पत्र को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो ये होता है KVP होता है, यानी कि किसान विकास पत्र। यह ऐसा आपकी योजना होती है जो भारत सरकार के द्वारा लाई गई एक योजना हो, यानी कि एक मुफ्त निवेश योजना होता है। इस योजना में ये बात तय की जाती है, यानी कि समयावधि होती है कि इतना दिन में आपको पैसा जमा कर, यानी कि कम समय में ज्यादा पैसा को पाना ही आपका किसान विकास मित्र में होता है। लेकिन इसलिए खास करके किसान जो होते हैं उनके लिए ये योजना लाई गई है। राष्ट्रीय बचत पत्र देखिए, राष्ट्रीय बचत पत्र जानते हो राष्ट्रीय बचत पत्र को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है NSC कहा जाता है, यानी कि NSC मतलब क्या होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है। बाकी आप जानते हो आवर्ती जमा खाता को हमने बता ही दिया।
तो हमें तीसरा का जो राइट आंसर निकल के आता है वो कौन सा होता है, ए, यानी कि डाकघरों में आप किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, ये सब जो पत्र होते हैं, यानी कि आपका तीसरा का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हमें राइट मिलता है। अब देखिए आपके पास पांचवा, आपके सामने 4th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत का यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारत का सामान्य जीवन बीमा, भारत की अग्नि एवं दुर्घटना जीवन बीमा संस्थाएं हैं। ऑप्शन ए है बैंकिंग संस्थाएं, ऑप्शन बी है नॉन बैंकिंग संस्थाएं, ऑप्शन सी है डाकघर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो ये सब संस्थाएं हैं वो कौन देता है, बैंकिंग या नॉन बैंकिंग या डाकघर। देखो डाकघर तो आप जानते हो, जो आपके बैंकिंग और नॉन बैंकिंग में जो अंतर होता है ये होता है, जो आपकी बैंकिंग संस्थाएं होती है, यानी कि ये बैंकिंग संस्थाएं इसे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होता है, लेकिन जो आपकी नॉन बैंकिंग होती है इसे कानूनी रूप से लाइसेंस नहीं मिला होता है, यानी कि बिना बैंक लाइसेंस को हमको जो बैंकिंग की सेवाएं होती हैं वो देता है। ठीक है, जो आपकी बैंकिंग संस्थाएं होती है इसे मान्यता प्राप्त होता है, जिससे हम जो भी लाभ होता है, यानी हम कंज्यूमर को क्या होता है, एक वित्तीय सेवाएं प्रदान होता है। तो ये आपका यहाँ पे अंतर हो जाता है कि इससे मान्यता प्राप्त होता है और इसे मान्यता प्राप्त नहीं होता है। चलिए 4th का आपको बताना है, तो आप इसे, चलिए आप बताएंगे 4 का राइट आंसर। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे ये जो सेवाएं प्रदान करता है हमें नॉन बैंकिंग सेवाओं के द्वारा प्राप्त होती है। अब चलते हैं 4 से 5 क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आपके पास है 5 नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर का आपने जाना कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है। ऑप्शन ए है जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर बी है डाकघर, आपके पास और भी ऑप्शन है, या देखिए राष्ट्रीय बैंक और डी ऑप्शन है, इनमें से कोई आपको बताना है कि जो बालोपहार योजना होता है, बाल विकास खंड योजना, यह कौन बैंक आपका संस्थाएं अंतर्गत कार्य कर रही है। आपको बताना है जो जीवन बीमा निगम होता है और भारतीय यूनिट ट्रस्ट होता है, इनके द्वारा आपको बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना, इन बैंक के द्वारा आपको जीवन बीमा और तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के द्वारा आपको सेवाएं प्राप्त होती है। तो 5वां का ए ऑप्शन हमें करेक्ट मिलता है। 5वां के बाद हम 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन के पढ़ने से पहले जो भी बच्चे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन ये कहा गया है कि भारतीय डाक एवं तार विभाग द्वारा संचालित डाकघर में भी कार्यरत जमा योजना द्वारा बचत पर ब्याज निर्धारित करती है। ऑप्शन आपके पास है, ये ऑप्शन है राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, बी ऑप्शन होता है निजी संपत्ति, सी ऑप्शन होता है ए तथा बी दोनों, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है, फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताइए। आपसे पूछा गया है कि भारतीय डाक और जो तार विभाग होता है उसका जो काम होता है डाकघर में, जो आपका जमा योजना होता है वह बचत किस पे निर्धारित ब्याज देती है। आपको बताना है, तो आप बताओगे या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के द्वारा आपको यह ब्याज निर्धारित करती है। तो आपका 6 का हमें ए ऑप्शन करेक्ट मिलता है। ये जब सब जो क्वेश्चन है आपसे कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए अगर आप कहीं पे लिखना चाहते हो, अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा हुआ है तो आप कहीं ना कहीं आप इसे लिख लीजिए। आपसे क्वेश्चन 7वां पूछा गया है कि किसान विकास पत्र योजना है, अभी आपने क्वेश्चन देखा था, फिर यहाँ पे आपको 1 लाइन दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे ये कहता है कि बैंकों में, ऑप्शन बी है नॉन बैंकों में, ऑप्शन सी है डाकघरों में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। किसान विकास पत्र जो योजना होती है वो है आपको डाकघरों के द्वारा आपको प्राप्त होती है। इसके लिए आपने देखा था जो राष्ट्रीय होता है यानी एससी जो होता है वो भी आपका डाकघर के द्वारा प्राप्त होता है। चलिए 7वां का हमें सी ऑप्शन करेक्ट मिलता है। 7वां के बाद अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है 8 क्वेश्चन। अब आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि वेतन, प्रश्रमिक, उपहार, मकान, किराए से प्राप्त राशि, धन तथा बोनस साधन है। ऑप्शन ए है मौद्रिक आय की, ऑप्शन बी है वास्तविक आय की, ऑप्शन सी है आत्मिक आय की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जो वेतन मिलता है आपको प्राथमिक यानी कि आपने बिना काम के पैसा पाए लिए हो, या फिर आपको किसी ने बर्थडे पार्टी में किसी चीज़ में आपको गिफ्ट मिला है, या फिर मकान का किराया मिला है, आपको घर बनवा लिया उसका आपका किराया मिलता है हर महीने में। तो ये सब जो आपको राशि यानी कि पैसा मिलता है तो यह किसके तहत मिलता है। आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं। 3 में आपका डी वाला तो आपका होगा नहीं, क्योंकि आपके आय के जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है मौद्रिक, दूसरे को कहा जाता है वास्तविक, तीसरे को कहा जाता है आत्मिक आय। और जो आपका मौद्रिक आय होता है, मौद्रिक आय वो आय कहलाता है जो आपको रुपए के फार्म में मिले, यानी कि 500 मिले, 1000 मिले, 2000 मिले, 3000 मिले, तो ये आपका होता है यानी कि मुद्रा के फार्म में जो मिले उसे मौद्रिक आय कहा जाता है। वास्तविक आय वो आय होती है जो आपको वस्तु मिले, यानी कि कोई सामान मिले, कोई सेवा प्राप्त मिले, तो वो आपका होता है वास्तविक आय। वास्तविक आय भी आपके 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यक्ष वास्तविक आय और एक होता है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। ठीक है,
प्रत्यक्ष आय वास्तविक आय ये होता है यानी कि जो बिना पैसा खर्च के आपको कोई लाभ मिले, ठीक है, वस्तु मिले, सामान मिले, कोई भी चीज मिले, यानी बिना पैसा खर्च किए, तो आपका वो होता है प्रत्यक्ष। लेकिन जो आपका अप्रत्यक्ष वास्तविक आय होता है, जो आप पैसा खर्च करके जो आप सामान खरीदो, वो आपका होता है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। तो आपका यहाँ पे मौद्रिक आय, वास्तविक आय के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पे बात करो आत्मिक आय। आत्मिक आय को कहा जाता है मानसिक आय, यानी कि जो आपका मौद्रिक आय और वास्तविक आय से, यानी कि मौद्रिक आय और वास्तविक आय, इन दोनों का प्राप्त करने के बाद जो आपको संतुष्टि मिलती है, जो आपको आराम मिलता है, वो आपका होता है आत्मिक आय। जैसे मैं देखो वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब पे, मैं कमाने के लिए वीडियो बनाती हूँ ना, अगर मेरा व्यूज अच्छा जाता है, तो अगर मुझे पैसा मिलता है, उस पैसे से मैं अगर अपने घर में कुछ लगा पाती हूँ, तो मुझे जो संतुष्टि मिलती है, मुझे जो अच्छा महसूस होता है, वही होता है आत्मिक आय होता है। जैसे आप पढ़ाई पढ़ते हो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन में अगर आप किसी त्यौहार में आप अपने घर में साथ से मिल के आप पैसे को कपड़े से, किसी को लिए कपड़े ले दिया, किसी के लिए कोई गिफ्ट ले, तो आपको जो संतुष्टि महसूस होगी, वो आपका होता है आत्मिक आय, ठीक है। यानी जो भी आपकी सेवाएं प्राप्त हुई है, जो आपके मन की संतुष्टि मिलती है, वो आपका होता है आत्मिक आय होता है। 8वां का आपका राइट आंसर बताना था, तो ये आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे मौद्रिक आय, यानी कि आपको पैसा मिला ना, आपको उपहार मिला, मकान का किराया मिला, प्राथमिक मिला, ये सब क्या आते हैं कि मुद्रा के फॉर्म में मिला, आपको पैसे के भाव मिले, चाहे 500 मिला, चाहे 1000 मिला, कुछ भी मिला, तो ये आपका होता है मौद्रिक आय होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि आत्मिक आय कहते हैं उस संतुष्ट को जो प्राप्त होती है। अभी हमने आपको बताया था कि आत्मिक आय को ही क्या कहा जाता है? मानसिक आय, यानी कि जो आपका मौद्रिक और वास्तविक आय, यानी कि दोनों का मिला करके जो आपको संतुष्टि मिलती है, आराम मिलती है, वही आपका होता है आत्मिक आय होता है। यहाँ पे लिखा ऑप्शन ए कर्ज से प्राप्त आय, बी ऑप्शन होता है मौद्रिक एवं वास्तविक आय से, सी ऑप्शन होता है ए और तथा बी दोनों, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। अब चलिए फटाफट से बताइए किसका राइट आंसर क्या होता है। आप अभी हमने बताया कि मौद्रिक आय से सेवा और वस्तु प्राप्त करने के बाद जो संतुष्टि मिलती है, उसे कहा जाता है मानसिक आय। आपने जान लिया, आत्मिक और वास्तविक आय से संतुष्टि जो मिलती है, वो होता है आपका आत्मिक आय होता है। 9 का हमें भी ऑप्शन करेक्ट मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि पारिवारिक आय में संपूर्ति के साधन है, यानी कि जो आपका पारिवारिक आय में जो पैसा आपका साधन प्राप्त होता है, किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देखिए, आय में वृद्धि के तरीके अपनाना, बी ऑप्शन होता है अंशकालीन सेवा, सी ऑप्शन होता है वास्तविक सेवा, डी ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी। देखिए पारिवारिक आय के संपूर्ति के साधन, यानी कि जो परिवार में आय का एक साधन मिलता है, इन 4 ऑप्शन में से किससे मिलता है? देखो लिखा पहले वाले ऑप्शन में आय में वृद्धि के तरीके अपनाना, यानी कि पैसा कमाने के लिए कुछ सोचना, ठीक है, कोई ऐसी चीज करना जिससे पैसा आए। तो वृद्धि के तरीके, जैसे मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या कंटेंट डालूं, या फिर मैं ऐसा किस तरह से पढ़ाऊं जिससे मेरा व्यूज आए, जिससे मुझे इनकम प्राप्त हो। तो मैं आय की वृद्धि के क्या ढूंढ रही हूँ? उपाय देख रही हूँ ना, ढूंढ रही हूँ। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल माना जाता है, क्योंकि ये आपके संपूर्ति के साधन होते हैं। दूसरा में बी लिखा अंशकालीन सेवा, यानी कि छोटी छोटी इनकम से आपको सेवा प्राप्त होना, तो ये आपका होता है अंशकालीन। वास्तविक सेवा में आपने देखा कि वस्तु और सेवाओं से जो प्राप्त होता है उसे आप कहते हैं वास्तविक आय, यानी कि मौद्रिक आय खर्च करके जो आपको मिलता है, वही होता है आपका वास्तविक आय। इसलिए आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? आप डी ऑप्शन चुनेंगे, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें आय की वृद्धि के तरीकों को भी अपनाना है, अंशकालीन हमें सेवा प्राप्त करना है, वास्तविक सेवा हमें मिलता है, तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं 10 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट चुनती हूँ। 10 के बाद देखिए अब आपके पास है 11 नंबर का क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है प्रत्यक्ष आय के साधन हैं। ऑप्शन ये है कार्यस्थल से वेतन के अतिरिक्त प्राप्त सुविधाएं, बी ऑप्शन होता है घर के बगीचा से फलों एवं सब्जियों की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी है दोनों ए तथा बी में, दोनों ए तथा बी में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि प्रत्यक्ष आय के साधन हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है, क्या बताएंगे? प्रत्यक्ष आय के जो साधन होते हैं वो होते हैं कार्यस्थल से वेतन के अतिरिक्त सुविधाएं, बी ऑप्शन में है लिखा घर के बगीचे से फलों एवं सब्जियों की प्राप्ति, यानी कि सी ऑप्शन को मैं लॉक करती हूँ, दोनों, यानी कि ए और बी दोनों हो जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष आय के ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, तो मैं सी को लॉक कर। आपके सामने है 12 नंबर का क्वेश्चन। बैंक के खाते के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है बचत खाता तथा आवर्ती खाता, ऑप्शन नंबर बी है निश्चित अवधि जमा खाता, ऑप्शन सी है चालू खाता, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। आपको बताना है कि बैंक के खाते के प्रकार कौन से हैं। आपने पढ़ा होगा बचत खाता। बचत खाता को ही कहा जाता है सेविंग अकाउंट कहा जाता है, यानी कि यह ऐसा खाता होता है जो सामान्य लोगों के लिए होता है, यानी कि इसमें कभी भी आप पैसा को जमा कर सकते हो, कभी भी पैसा को निकाल सकते हो। यानी कि जो आपका बचत खाता होता है या जो फिक्स डिपॉजिट होता है उससे आपको कम ब्याज मिलता है, यानी कि एफडी से आपसे आप
आपको यह कम ब्याज मिलता है बचत खाते में, पर ब्याज मिलता है। यानी कि आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें एक सप्ताह में आप 2 बार 3 बार, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, पैसे को निकाल सकते हो। आपका जो आवर्ती जमा खाता है उसे कहा जाता है आरडी कहा जाता है, यानी कि रिकवरिंग डिपॉजिट जिसे कहा जाता है। इसमें आप तभी खाता खोल सकते हो जब आपके पास खाता पहले से ही खुला हो, यानी कि यह जो खाता होता है आपका आवर्ती जमा खाता, यह जो छोटी छोटी बचत होता है उसका प्रोत्साहन करता है, ठीक है। उसके बाद में है निश्चित अवधि जमा खाता। निश्चित अवधि जमा खाता वो खाता हो यानी कि एक निश्चित समय के लिए जो आपका होता है। चालू खाता आप जानते हो नाम से चालू, यानी कि करंट अकाउंट जिसे कहा जाता है, इसमें ब्याज नहीं मिलता है। या जो खाता होता है जो बिजनेस लोग होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो उन लोगों के लिए चालू खाता मतलब उपयुक्त होता है। आप मन चाहे पैसा जमा कर सकते हो, मन चाहे पैसा आप निकाल भी सकते हो। तो आपका बराबर का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, इनमें से सभी हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चेक 13वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चेक के प्रकार हैं। चेक के प्रकार होते हैं, ऑप्शन ए है वाहक चेक, बी ऑप्शन होता है आदेशक चेक, सी ऑप्शन होता है रेखर चेक, डी ऑप्शन होता है इनमें से सभी। आपको बताना है कि चेक के प्रकार होते हैं, आपको ये नहीं बताना कि सुरक्षित कौन होते हैं असुरक्षित कौन, आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन प्रकार होते हैं। तो देखो जो आपका वाहक चेक लिखा है, यह जो चेक होता है इसे कहा जाता है बैरियर चेक कहता है, यानी कि जो सबसे खतरनाक चेक होता है, जो सबसे असुरक्षित चेक होता है, वो आपका होता है वाहक चेक, यानी कि बैरियर चेक होगा। अगर आपसे खो गया है, ठीक है, चोरी हो गया है, तो कोई भी इस चेक का भुगतान करके पैसों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर खो गया है तो आप क्या करो, बैंक में जाकर के सूचना दे दो, तब आपको चेक ये प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपका क्या हो जाएगा, अगर कहीं गुम होगा तो कोई भी आपका भुगतान ये वाहक चेक से कर सकता है। आदेशक चेक के बारे में जानो। जो आपका चेक होता है ना, अगर वहां पे लिखा है वाहक चेक या लिखा है बैरियर चेक, उस शब्द को काट करके आदेशक चेक लिख दो या फिर ऑर्डर चेक लिख दो, तो आपका जो चेक हो जाता है वो सुरक्षित चेक कहलाता है, ठीक है। यानी कि वाहक चेक क्या होता है, असुरक्षित होता है। लेकिन वहीं पे आदेशक चेक की बात करें, अगर वाहक शब्द को काट करके आदेशक चेक या फिर ऑर्डर चेक लिख गया है, तो आपका वो सुरक्षित चेक में काउंटिंग होगा, ठीक है। लेकिन आपका ये भुगतान कौन सा कर सकता है, जिसका चेक है वही भुगतान कर सकता है। उसके बाद में रेखर चेक के बारे में जानो। जो चेक होता है उसके बाएं तरफ क्या कर देते हैं, 2 तिरछी लाइन खींच देते हैं, ठीक है, तिरछी लाइन खींचते हैं। उसके बाद में जो आपका चेक हो वो सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जो रेखर चेक होता है वो पैसा आप भुगतान यानी कि नकद आप पैसा प्राप्त नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ ये खाते से खाते में आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि अगर किसी को पैसा देना है तो आप खाते में दे सकते हो, उनके हाथ में आप पैसा निकाल के नहीं दे सकते हो। तो ये आपके चेक के प्रकार हुए तीन में हमने आपको कंप्लीटली बता दिए। इसमें से सभी आपका ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि आपके चेक के ये तीनों प्रकार होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। आपसे 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि वैसा चेक जिससे रुपए कोई भी व्यक्ति ले सकता है, जिसमें प्राप्तकर्ता के आगे अथवा वाहक शब्द लिखा होता है, कहलाता है। ऑप्शन ए है आदेशक चेक, ऑप्शन बी है रेखर चेक, ऑप्शन सी है वाहक चेक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए 14वां का राइट आंसर, क्योंकि हमने आपको पीछे ये बातें बता दी है कि ऐसा चेक जो जिसके लिखा वैसा चेक जिससे रुपये कोई भी व्यक्ति ले सकता है, जिसमें प्राप्तकर्ता के आगे अथवा वाहक शब्द लिखा होता है। तो ये आप क्या होता है, वाहक चेक होता है। यानी कि ये एक ऐसा चेक होता है जो असुरक्षित में काउंटिंग होता है, यानी कि खतरनाक चेक होता है, जो कोई भी आपका पैसा यानी कि गुम हो गया तो कोई भी पैसा इसे प्राप्त कर सकता है। तो आपको 14 का बताना है, तो आप सी ऑप्शन को करेक्ट मानोगे। अगर वाहक शब्द को काट करके आदेशक चेक लिख गया है तो आपका ये करेक्ट क्या हो जाएगा, आपका चेक वो सुरक्षित चेक में काउंटिंग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन ये कहता है कि वैसा चेक जिससे रुपया या तो प्राप्तकर्ता या उसे प्राप्त हो सकता है, जिसके नाम प्राप्तकर्ता के पीछे चेक उसका बेचान कर दिया हो, कहलाता है। ऑप्शन ये है आदेशक चेक, बी ऑप्शन होता है वाहक चेक, सी ऑप्शन होता है रेखर चेक, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। 15 को आपको बताना है। इसमें ये बात लिखा गया है कि जो आपका चेक होता है उस चेक को, जो वाहक चेक है उस शब्द को काट दिया गया हो और आदेशक चेक लिखा हो या फिर उस प्राप्तकर्ता का नाम लिख दिया गया हो, तो क्या हो जाएगा, वो आदेशक चेक में काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है। वैसा चेक जिसके रुपये या प्राप्तकर्ता या उसे प्राप्त हो सकता है, जिसके नाम प्राप्तकर्ता चेक के पीछे उसका नाम दिया गया हो, तो क्या कहलाएगा, आप बताएंगे आदेशक चेक कहलाएंगे। यानी 15 का हमें ए ऑप्शन करेक्ट मिलता है। 15 के बाद आप देखिए आपके पास ऑप्शन है और क्वेश्चन है आपसे 16वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यदि चेक की बाईं तरफ 2 तिरछी समांतर रेखाएं खींच दी जाएं तो वैसे चेक कहलाएंगे या कहलाते हैं।
ऑप्शन ए है आदेशक चेक, ऑप्शन बी है वाहक चेक, ऑप्शन सी है रेखट चेक। इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे कि ये चेक कैसा होता है। अभी अपने आगे ये क्वेश्चन देखा, यानी क्वेश्चन नहीं देखा था, लेकिन हमने बताया था कि अगर जो चेक होता है उसके बाईं तरफ में 2 तिरछी लाइन खींच दिए गए तो आपका ये चेक होता है रेखट चेक होता है। लेकिन ये पैसा आपके हाथ में नहीं मिलता है, खाते से खाते आपको पैसा प्राप्त होता है। तो 16वां का सी ऑप्शन मैं करेक्ट चुनती हूँ। 16वां के बाद देखिए 17वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। योजना जो नौकरी करने वाले सभी वर्ग के कर्मियों के लिए होती है, जिसमें प्रत्येक कर्मी अपने वेतन से अनिवार्य रूप से राशि विनियोजित करता है कहा जाता है। ऑप्शन ए भविष्य निधि योजना, ऑप्शन बी है भविष्य रक्षक योजना, ऑप्शन सी है भूत निधि योजना, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है 17वां नंबर का क्वेश्चन। फटाफट से मेरे बोलने से पहले आपको बताना है, क्या बताओगे। देखिए लिखा है ये इसमें कि जो योजना होता है जो मतलब ये ऐसा योजना है जो नौकरी करते हैं, काम करते हैं, कोई भी वर्ग का आदमी हो, ठीक है, कोई भी वर्ग का आदमी हो लेकिन काम कर रहा हो, तो प्रत्येक जो आदमी है उसका जो वेतन या पैसा मिलता है वह विनियोजित करना चाहता है, तो ये किसके द्वारा करेगा। आपको बताना है कि भविष्य निधि योजना के द्वारा किया जाएगा। यानी कि भविष्य निधि योजना, इसमें क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं जो उनके महीने का वेतन होता है, इसमें एक छोटा जो हिस्सा होता है भविष्य निधि के रूप में बचाता है, ताकि जब उसकी सेवानिवृत्ति हो या फिर काम ना करे उसके बाद में होने के पश्चात में जब वह चाहे क्या करे उस पैसे को प्राप्त कर ले। तो ये आपका होता है 17वां का ए ऑप्शन, है कि भविष्य निधि योजना के द्वारा क्या कर ले, अपने पैसे को विनियोजित कर सकता है। 17वां का हमें ए ऑप्शन करेक्ट मिलता है। अब चलिए 17वां के बाद आपके पास 18वां नंबर का क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, कहता है कि सरकारी कर्मियों हेतु वैसी योजना प्रत्येक कर्मी अपनी मूल वेतन का न्यूनतम 10% राशि प्रतिमाह जमा कराता है, जो सेवानिवृत्ति या निधन होने पर ब्याज सहित कर्मी का नामांकन व्यक्ति को दी जाती है तथा उस पर आयकर में छूट मिलती है। ऑप्शन ये है प्रति सहायक प्रतिनिधि योजना, बी ऑप्शन होता है सामान्य भविष्य निधि योजना, ऑप्शन नंबर सी है लोक भविष्य निधि योजना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। अभी हमने क्वेश्चन मतलब आगे करा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और मतलब लंबा खींच दिया गया है सवाल को। अब आपको बताना है, बताओगे 18वां का तो क्या बताओगे। हमने अभी आगे बताया है ना कि जो आपका भविष्य निधि योजना होता है उसमें क्या किया जाता है, जो भी काम करने वाले हैं तो उनके जो महीने का पैसा होता है उसमें एक छोटा सा पैसा क्या करते हैं, पैसा भविष्य निधि योजना में क्या करते हैं, पैसा को बचा देते हैं, ताकि जब वो सेवानिवृत्ति में हो उसके बाद में फिर वह जब चाहे क्या करे, काम ना करने पाने मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई दिक्कत हो गई है, तब उसके वक्त में क्या करे, उस पैसे को जो बचाया है उस पैसे को निकाल करके अपने जो भी काम हो उसमें लगा दिए। तो ये आपका 18वां का बताना था। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि ये हो जाएगा आपका सामान्य जो भविष्य निधि योजना होता है उसके तहत ये चीजें करवाई जाती हैं। तो 18वां का आपका बी ऑप्शन हमें करेक्ट मिलता है। 18वां का देखिए 19 क्वेश्चन है आपके पास, इसको मैं छोटा छोटा कर देती हूँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसको छोटा कर देती हूँ। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, वैसी योजना जो गैर सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं में कर्मियों के लिए होती है, जिसमें प्रत्येक कर्मी अपनी मूल वेतन का न्यूनतम 8%, अभी आगे क्वेश्चन देखे था 10%, यहाँ पे लिखा 8% राशि जमा करता है तथा उसी के बराबर की राशि संस्था के प्रबंधक भी कर्मी के खाते में जमा करते हैं। आयकर में छूट मिलती है तथा सेवानिवृत्ति होने पर ब्याज सहित कर्मी को दे जाती है कहलाती। अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपने क्वेश्चन आगे किया था, लेकिन इसका जो ऑप्शन निकल के आएगा वो दूसरा होगा। आपको बताना है, चलिए बताएंगे, क्या बताएंगे, आप बताएंगे यह प्रति सहायक भविष्य निधि योजना के द्वारा ये चीजें होती हैं। इसमें 8% तक क्या होता है, राशि जमा करता है। तो आपका 19 का हमें सी ऑप्शन करेक्ट मिलता है। अब चलिए 19 के बाद आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे छोटा है। क्वेश्चन देखिए, कहता है आपसे, सन 1968 से प्रारंभ की गई भारत सरकार द्वारा वैसी योजना जिसमें कोई भी व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में प्रतिवर्ष 100 रुपये से तक जमा कर खाता खुलवाता है, अवधि समाप्ति पर जमाकर्ता को राशि की वापसी ब्याज सहित की जाती है तथा आयकर की छूट मिलती है कहलाती है। ऑप्शन ए है प्रति सहायक भविष्य निधि योजना, ऑप्शन नंबर बी है सामान्य भविष्य निधि योजना, ऑप्शन सी है लोक भविष्य निधि योजना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 20 का यहाँ पे सवाल हमने किया है। आप क्या बताओगे, जो आपका यहाँ पे 1968 में जो शुरुआत की गई थी, आपको बताना है प्रति सहायक भविष्य निधि योजना के द्वारा क्या हुआ था, 100 रुपये जमा करके खाता खुलवाया जाता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, द्वारा। चलिए 20 का आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हमें करेक्ट मिलता है। अब देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे, दिक्कत ना हो कोई। लिखा है कि वह धन जो उत्पादक कार्यों के विनियोजित किया जाए और निश्चित समयोपति बढ़ी हुई, ठीक है, समयोपरांत बढ़ी हुई धनराशि के रूप में प्राप्त हो, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है बचत, ऑप्शन बी है व्यय,
ऑप्शन सी है अंशकालीन बचत, ऑप्शन नंबर डी है बजट। आपको बताना है 21 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि लिखा आपसे पूछा गया है कि जो धन है, जो पैसा है, वह आपने काम किया है, उसके बदले में जो आपको पैसा मिला है, तो वह समय के यानी कि पैसा को कहीं आपने लगाया है, विनियोजित मैंने कहीं आपने पैसा को लगाया है, समय होने पर आपका जो पैसा है वो बढ़ गया है, तो यह क्या होगा, यह आपका कहलाएगा बचत में, क्योंकि आपका पैसा बढ़ गया है ना। तो आपका क्या होगा, 21 का हमें ए ऑप्शन करेक्ट मिलता है, या ठीक है। चलिए अब आपके पास है 21 से 22 नंबर का क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, कहता है कि वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर अधिक को बचत कहा जाता है। ऑप्शन यानी कि यह कथन है, यानी कि किसी ने यह बात कहा है, आप बताएंगे, क्या बताएंगे, डार्विन ने, ठीक है, डार्विन का, बी ऑप्शन है किन्स का, सी ऑप्शन है गायत्री का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो वर्तमान आय होता है, वर्तमान उपभोग व्यय पर अधिक को बचत कहा जाता है, ये बात किसने कहा है, आपको बताना है। तो आप बताओगे कि ये बात कहा है किन्स ने, ठीक है, यानी कि किन्स का ना ये बात कहा है। चलिए अब 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से बचत के महत्व नहीं है। अब ये आपने क्वेश्चन कर लिया है, चलिए आपने इसको मत देखिए, आपने शुरू में आपने क्वेश्चन देखा था। अब यहाँ पे देखो 24 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ये है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन नंबर सी है जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। आपको बताना है 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 आपके पास क्वेश्चन है, फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर जरा से भी आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो किसी दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस क्वेश्चन का लाभ उठा सकें। चलिए बताइए कि नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत ये कौन से सब क्या आते हैं, ये सब जो आपकी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, भारतीय जीवन बीमा है, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया है। चलिए बताइए जो नॉन बैंकिंग प्रणाली में कौन कौन ये आते हैं। देखो जो आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो आप बताना कि इसकी स्थापना हुई थी 1963 में हुई थी। जो भारत में म्यूचुअल फंड होता है उसके व्यवसाय के लिए शुरुआत की गई थी, यानी कि जो इसका अगर चिन्हित बताएं कि किससे प्रेजेंट किया जाता है, आपको बताना है यूटीआई के द्वारा हो जाता है, ठीक है। यूटीआई 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, जो भारत में म्यूचुअल फंड के लिए व्यवसाय के लिए काम करता है। अब उसके बाद में बी ऑप्शन में देखिए लिखा है भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम से आप सभी परिचित हो गए, कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। अगर इसकी स्थापना पूछा जाए तो आप बताना 16 जनवरी 1956 आपका 56 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया आपको बताना है, इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, आप बताना कि 24 का राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि इन सभी क्या होते हैं नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत में काउंटिंग होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लग रहा है तो किसी ना किसी के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी लाभ उठा सके। 25 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आयकर की बचत होती है। आपके पास ऑप्शन है आयकर। 25 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन ये कहता है कि आयकर की बचत होती है धन का विनियोग करके, यानी कि पैसे की बचत होती है जब धन को, यानी कि पैसे को कहीं लगाते हो। कैसे लगाते हो, कहाँ पे? ऑप्शन ये है जीवन बीमा निगम तथा बैंक में, ऑप्शन बी है डाकघर के बचत बैंक तथा यूनिट्स में, ऑप्शन नंबर सी है भविष्य निधि योजना तथा लोक भविष्य निधि योजना, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी में। चलिए बताइए आप इसका राइट आंसर बताएंगे तो क्या बताएंगे। 25 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। देखो अभी आपने ये जो सब बातें हैं, जीवन बीमा, डाकघर के द्वारा भविष्य निधि योजना, आपने क्वेश्चन कर लिया है। तो ये सब क्या होता है, इन सब में पैसा अगर लगाओगे तो आपको ब्याज मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। यानी कि आप जो पैसा पाते हो, बचाना अगर चाहते हो, अगर धन का कहीं पे आप लगाते हो, तो इन सभी के द्वारा क्या होगा, आपका बचत प्राप्त होगा। तो 25 का आप क्या क्या ऑप्शन चुनोगे, आप डी वाला चुनोगे, यानी कि ये सभी क्या होते हैं धन विनियोग के ये सब योजनाएं हैं। तो आपका 25 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखिए अब 26 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, उपभोक्ता की विशेष समस्याएं होती हैं। ऑप्शन ए है वस्तुओं में मिलावट, ऑप्शन बी है वस्तुओं पर आपूर्ति लेबर, ऑप्शन सी है दोष युक्त माप और तौल के साधन, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि जो कंज्यूमर की विशेष समस्याएं होती हैं, इन 4 ऑप्शन में से क्या समस्याएं उठाना पड़ता है हम सभी को। देखिए वस्तुओं में मिलावट, यानी कि अगर काली मिर्च है तो पपीते का उसमें बीज डाल देंगे, वस्तुओं पे आपूर्ति लेबर का लेबल लगा देंगे, यानी कि एक माल लगा देंगे, ठीक है, उल्टा सीधा लगा देंगे ताकि उनका माल बिक जाए। दोष युक्त माप, तो यानी कि माप सही से तौलेंगे नहीं, अगर दूध दे रहे हैं तो दूध में पानी डाल देंगे, या फिर तौलेंगे तो सही से तौल के नहीं देंगे। तो ये सब तौल मोल का साधन से आप क्या करते हैं, उपभोक्ता की समस्या उत्पन्न करते हैं। तो आप कौन चुनोगे, आप चुनोगे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर चुनोगे। देखिए अगर यहीं पे क्वेश्चन आप यहाँ पे उपभोक्ता की बात आ गई तो यहाँ पे बता देती हूँ,
कोई जो विश्व उपभोक्ता दिवस होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि कब मनाया जाता है, आपको बताना है 15 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन जो इसकी शुरुआत हुई थी, सन की बात करते हैं तो 15 मार्च 1962 में, देखिए 1962 में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा शुरू हुई थी। ठीक है, उसके बाद में उपभोक्ता के अधिकार भी हैं, 8 प्रकार के अधिकार हैं। 4 होते हैं प्राथमिक और 4 होते हैं गौण। अगर मैं बात करूं प्राथमिक की, यानी कि 4 जो प्राथमिक अधिकार होते हैं, पहला होता है चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का, सूचना का अधिकार, लेकिन 90 दिनों का होता है। लेकिन जो आपका उपभोक्ता में जो गौण अधिकार होते हैं वो भी 4 होते हैं। क्षतिपूर्ति का अधिकार, बुनियादी का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इन सभी यानी कि जो उपभोक्ता के अधिकार होते हैं कुल मिलाकर के 8 अधिकार होते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन का यहाँ पे पता चल गया होगा। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। देखिए आपके पास क्वेश्चन कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता के अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? ऑप्शन ये है आपके पास, मूल अधिकार तथा जागरूकता, ऑप्शन नंबर बी है चयन सुनवाई तथा स्वच्छ वातावरण, ऑप्शन नंबर सी है उपभोक्ता शिक्षण तथा क्षतिपूर्ति, ऑप्शन नंबर डी है पुरुष सभी। आपको बताना है 27 नंबर का क्वेश्चन। अभी हमने आपको बताया कि 8 प्रकार के हैं, लेकिन 4 गौण हैं, 4 प्राथमिक है, 4 गौण है। ठीक है, तो हमने चयन का बताया था, सुरक्षा, सुनवाई, सूचना 4 आपके प्राथमिक हैं और 4 में हमने गौण बताया था, क्षतिपूर्ति, बुनियादी, स्वच्छ आपके 4 गौण में आते हैं। तो ये सभी आपके होते हैं ना, मूल अधिकार हो गए, जागरूकता हो गया, चयन हो गया, सुरक्षा हो गया, स्वच्छ वातावरण, उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, ये सब क्या होते हैं? आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधिकार है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, यानी कि हम डी को लॉक करते हैं। अब देखिए आपके पास है 29 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद का प्रमाणन चिन्ह होते हैं। ऑप्शन ए है एगमार, ऑप्शन बी है ISI, ऑप्शन नंबर सी है FPO, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जो मक्खन हो गया, घी, तेल हो गए, शहद, दालें, मसाले, आटे, ये सब क्या होते हैं? आपको बताना है, आप बताना कि ये सब होते हैं एगमार के होते हैं। ISI के बाद आई आपने जाना कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, आपको बताना है कि FPO ये कैसा मार्क होता है, ये किस में लगाया जाता है। 29 का आपका ए ऑप्शन हमें करेक्ट मिला है, एगमार। चलिए देखते हैं, आप देखिए आपके पास 30 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि उपभोक्ता को फोरम आयोग द्वारा उपलब्ध राहत होती है। ऑप्शन ए है सामान में से त्रुटि दूर करना तथा उसे बदलना, ऑप्शन बी है अदा किया हुआ मूल्य वापस करना, ऑप्शन नंबर सी है उपभोक्ता द्वारा सहन की गई हानि क्षति के लिए प्रतिपूर्ति कराना, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से सभी। 30 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, उपभोक्ता को फोरम आयोग द्वारा उपलब्ध राहत मिलता है इन सभी के द्वारा, यानी कि सामान से आप त्रुटि को दूर कर सकते हो या फिर बदल सकते हो, जो पैसा आपने दिया है उस पैसे को प्राप्त कर सकते हो, आपका जो हानि हुआ है, जो आपका क्षति हुआ है, उसकी आप क्या कर सकते हो, आप पैसा ले सकते हो। ठीक है, तो आपका सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होता है। 30 के बाद आपके पास है 31 नंबर का क्वेश्चन। आपके सामने 31 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन ये कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4 के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद तथा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद निम्न उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए है अपने अधिकारों के प्रयोग हेतु प्रेरित करने, ऑप्शन नंबर बी है विक्रेता द्वारा किए जाने वाले शोषण से रक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर सी है वस्तु की मात्रा, शुद्धता तथा किस्म का आश्वासन देकर तथा हानिकारक वस्तु की बिक्री पर रोक लगाकर। आपको बताना है कि जो आपका ऑप्शन नंबर क्या डी होगा। चलिए बताइए, 31 का यहाँ पे हमने आपको सवाल दिया है। तो आपने देखा होगा उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम में 1986 धारा 4 के अंतर्गत ये बात हुई थी कि जो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद होता है और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद होता है, उसमें जो ये बात कहा गया है कि अपने अधिकारों के लिए आप प्रेरित करें, विक्रेता यानी जो विक्रेता होता है उसका शोषण से रक्षा के लिए, और जो सामान होता है उसकी मात्रा, उसकी शुद्धता, ठीक है, उसका आश्वासन देकर हानिकारक जो वस्तु होती है उसकी बिक्री का रोक लगाकर, यानी कि आपका सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि 1986 धारा 4 के अंतर्गत ये सब बातें की राज्य उपभोक्ता और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण के द्वारा ये चीजें कहा गया। तो 31 का आपका डी ऑप्शन हमें करेक्ट मिलता है। चलिए देखिए, अब 32 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। पारिवारिक आय का संबंध है, ऑप्शन ए है मुद्रा से, ऑप्शन नंबर वस्तुओं से, ऑप्शन नंबर सी से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी की। जो परिवार का आय होता है वह किससे संबंध होता है? तो मुद्रा से, यानी कि मौद्रिक आय से, वास्तविक आय से और आपके वस्तुओं से और आपके सेवाओं से, इन सभी से आपको परिवार के आय का संबंध होता है। चाहे आपको पैसा मिले, देखो कोई जब गिफ्ट देता है, जब बर्थडे होता है तो कोई पैसा आपको नहीं देता है ना, कोई गिफ्ट देता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सेवाएं प्राप्त नहीं हुई, आपको प्राप्त हुई, आपका पारिवारिक आय मिला ना आपको, तो आपका ये सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाता है।
अब देखिए 32 के बाद आपके पास 33 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय बचत पत्र का एक जमा योजना है। ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना। ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न बैंकों द्वारा चलाई गई योजना। ऑप्शन नंबर सी है कि दोनों ए तथा बी। डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय बचत पत्र एक जमा योजना है, आपको बताना है। आपने ये क्वेश्चन आगे कर लिया है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं बता पाओगे। जो अगर बता पाए तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को सही से समझ रहा। राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, ये सब क्या होते हैं? ये सब जो पत्र होता है ये सब आपको भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना के द्वारा आपको मिलता है। तो आपका 33 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए अब आपके पास 33 नंबर के अगर डाकघर लिखा होता तब भी उसको करेक्ट ऑप्शन चुनते। देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है? ऑप्शन ए है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। 34 नंबर का 34 आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन है, आप बताइए फटाफट से, घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है? आपको बताना है। आप बताएंगे 3 प्रकार का होता है। 34 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए अब आपके पास अगला क्वेश्चन है। 34 से आपके पास है 35 क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कंपनी के मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं। ऑप्शन ए है वित्त विभाग, ऑप्शन बी है लेखा विभाग, ऑप्शन सी है व्यवस्थापन विभाग, ऑप्शन नंबर डी है सरकार। कंपनी के मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं, किसके द्वारा बनाते हैं? आपको बताना है। ये लेखा विभाग के द्वारा बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले जो भी बच्चे नए हैं वो एक दूसरे को शेयर करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि एक निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय के विस्तृत ब्यौरा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये है बचत, ऑप्शन नंबर बी है बजट, ऑप्शन सी है रोकड़ वही, ऑप्शन नंबर डी है लेखा जोखा। आपसे पूछा गया कि एक निश्चित समय के लिए जो अनुमानित जो आय व्यय होता है, जो खर्चा होता है, इसमें आप लिखते हो। बताना है 36 का राइट आंसर। आप बताएंगे आप बजट में क्या करते हो, यानी कि बजट जब बनाते हो तो उसमें लिखते हो कि हमें किसमें, यानी कि महीने में कितना खर्चा करना है। तो ये जो पैसे का अनुमान लगाते हो, कितना पैसा खर्चा करना है, कितना पैसा बचाना है, तो जो आय व्यय का विस्तृत ब्यौरा किया जाता है यह बजट के द्वारा किया जाता है। बजट में आप ये चीजें लिखते हो। 36 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है। 37 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि एटीएम, ठीक है, का पूर्ण फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ये है स्वचालित टेलर मशीन, यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बी ऑप्शन होता है सभी समय धन, यानी कि ऑल टाइम मशीन। सी ऑप्शन होता है किसी समय धन, यानी कि एनी टाइम मनी। डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। अगर लिखा रहा है स्वचालित टेलर मशीन तो भी आपका एटीएम का फुल फॉर्म हो जाए, यानी कि हिंदी में काउंटिंग होगा। अगर लिखा रहा है ऑटोमेटिक टेलर मशीन तब भी आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो 37 का मैं कौन सा ऑप्शन लॉक करूंगी? मैं ए ऑप्शन को चुनती, यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि स्वचालित टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। 37 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। 37 के बाद आपके पास है 38 नंबर का क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, भारतीय यूनिट होता है। ऑप्शन ए है 10 रुपए, ऑप्शन नंबर बी है 20 रुपए, ऑप्शन नंबर सी है 100 रुपए, ऑप्शन नंबर डी है 50 रुपए। भारतीय यूनिट होता है, तट के पास क्वेश्चन है। आप बताइए कि जो भारतीय यूनिट होता है वो 10 रुपए का होता है, ठीक है। चलिए 38 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। 38 के बाद आपके पास है 39 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहा है क्वेश्चन ने कि कृषि संबंधी विभिन्न उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन ए है एगमार, ऑप्शन बी है आईसीआई, ऑप्शन सी है हॉलमार्क, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आपको बताना जो कृषि संबंधी के लिए जो चिन्ह प्रस्तुत किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा किए जाते हैं? आप बताओगे एगमार के द्वारा, ठीक है। घी रहे, मक्खन रहे, कुछ भी अगर ऑप्शन मिले तब भी आप ये ऑप्शन करेक्ट मान सकते हो। तो 39 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। चलो 39 के बाद आपके पास है 40 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास है, ये जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है आपने पीछे किया है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, यानी कि लागू किया गया था। ऑप्शन ये है 15 अप्रैल 1987, बी ऑप्शन है 4 फरवरी 1978, सी ऑप्शन है 16 मई 1970, डी ऑप्शन होता है 14 जून 1969। चलिए बताइए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 40 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताइए। तो हमने क्या बताया था? अगर बताया कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया तब भी आप बताना 15 अप्रैल, नहीं 15 मार्च बताना। लेकिन अगर पूछा जाए कि संरक्षण अधिनियम लागू कब किया गया था तो आप बताएंगे 15 फरवरी 1987 में लागू किया गया था। तो यानी कि 40 का आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब 40 के बाद आपके पास है 41 नंबर का क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम लागू हुआ था, लागू हुआ है। ऑप्शन ये है
4 जून 1955, ऑप्शन नंबर बी है 1 जून 1954, सी ऑप्शन है 1 जून 1955, ऑप्शन नंबर डी है 1 जून 1968। आहार्य जो मिलावट होता है प्रतिबंधात्मक अधिनियम लागू हुआ था 41 का क्वेश्चन है, आप बताएंगे 1 जून 1955 में ये चीज लागू हुआ था। चलिए आपका क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि मजदूरी किस आय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए है वास्तविक आय, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष आय, ऑप्शन सी है मौद्रिक आय, ऑप्शन डी है मानसिक आय। आपको बताना है कि जो आपकी आय होते हैं उसमें से जो मजदूरी आय होता है किस अंतर्गत आता है। आपने ये क्वेश्चन आगे किया है, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। जो मजदूरी का जो पैसा मिलता है, यानी कि जो मेहनत करके आपको पैसा प्राप्त होता है, वो होता है मौद्रिक आय। ठीक है, यानी कि मुद्रा के फॉर्म में जो पैसा मिलता है वो आपका होता है मौद्रिक आय। वास्तविक आय में अगर लिखा होता कि गिफ्ट मिला तो आप क्या बताते हैं, वास्तविक आय में। ठीक है, मानसिक आय में अगर लिखा होता पूछा जाता है मानसिक आय के बारे में कि जो आपका सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर मौद्रिक आय और वास्तविक आय से जो भी खर्च किए हो, तो आपको बताना है मानसिक आय। अप्रत्यक्ष आय यहाँ पे काउंटिंग आय के प्रकार में काउंटिंग नहीं होता है। तो 42 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 42 के बाद आपके पास है 43 नंबर का क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पारिवारिक आय की वृद्धि के लिए धन को निम्नलिखित जगह पर रखना चाहिए। ऑप्शन ए है बैंक के बचत खाता में, ऑप्शन बी है बैंक के लॉकर में, ऑप्शन सी है घर की अलमारी के लॉकर में, ऑप्शन डी है जमीन में गाड़ करके। पारिवारिक आय की अगर वृद्धि करना है धन को कहाँ पे आप रख सकते हो, चलिए बताइए। 43 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताइए। आप बताओगे कि बैंक में क्या करो, पैसे को जाकर के जमा कर दो, यानी कि बैंक में बचत खाता खोल लो, उसके बाद में क्या करो, पैसे को ले जाकर के आप धन को जमा करो। ना आप बैंक के लॉकर में रखो, ना घर के अलमारी में, ना जमीन में गाड़ करके। जमीन में गाड़ में रखोगे पानी बरसेगा, ठीक है, आपका नोट सारा भीग जाएगा। चलिए 43 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 43 के बाद आपके पास है 44 नंबर का क्वेश्चन। 44 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि धन को बढ़ाने के लिए निम्न में से क्या खरीदना चाहिए। ऑप्शन ये है बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट शेयर, ऑप्शन बी है अलमारी, ऑप्शन सी है मोटर, डी ऑप्शन है स्कूटर। चलिए बताइए, आप बताएंगे तो क्या बताएंगे। वैसे भी क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करोगे आप, बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट क्या करो, शेयर कर लो। तो धन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा साधन है। चलिए 44 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। 44 के बाद आपके पास है 45 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, अब ये तो स्टेटमेंट है, किसी ने ये बात कहा, आपको बताना। 45 नंबर का क्वेश्चन, निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व चिन्हित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है, या किसकी उक्ति है, यानी कि ये बात किसने कहा। ऑप्शन ये है डी उड्स थॉमस, ऑप्शन बी है एस्थर फ्रिश्चुवेटन, ऑप्शन सी है सी ए वेस्टोन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, आप बताओगे ये बात कहा है डी उड्स थॉमस। जो छोटे छोटे स्टेटमेंट होते हैं उसको आप याद कर लो, अगर याद नहीं होता है कहीं ना कहीं लिख लो, क्योंकि छोटे छोटे स्टेटमेंट जो होते हैं आपसे पूछा जा सकता है। जो बड़े बड़े होते हैं वो हो सकता है ना पूछा जाए, कभी हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, मतलब हम कह नहीं सकते, लेकिन छोटे जो होते हैं स्टेटमेंट वो आने की 100% संभावना बनी रहती है। 46 नंबर का देखिए, चलिए 46 आपके पास क्वेश्चन है, निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है समस्या की पहचान, ऑप्शन बी है समस्या के वैकल्पिक समाधान को खोज, ऑप्शन नंबर सी है समझौता, ऑप्शन नंबर डी है विकल्प पर विचार विमर्श। चलिए बताइए कि निर्णय प्रक्रिया के सिद्धांत में कौन से काउंटिंग नहीं होते। आपको ऑप्शन पढ़ के ही पता चल गया होगा और आपने पढ़ा होगा। देखिए, जो निर्णय की प्रक्रिया में जो काउंटिंग होते हैं वो कौन से होते हैं। समस्या की पहचान करना, यानी कि समस्या को परिभाषित करना, समस्या के वैकल्पिक समाधान की खोज करना, वैकल्पिक समाधान का जब चुनाव करते हो, विकल्प पर विचार विमर्श करना, ये सभी होते हैं। लेकिन जो समझौता होता है वो निर्णय प्रक्रिया के सिद्धांत में काउंटिंग नहीं होता। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि निर्णय जो प्रक्रिया होता है, जो ग्रासिम टेंडल ने हैं उन्होंने 5 चरणों में निर्णय प्रक्रिया के चरणों को बताया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है ग्रासिम टेंडल ने कि समस्या को परिभाषित किया जाता है, उसके बाद में वैकल्पिक समाधान का चुनाव करना चाहिए, वैकल्प पर विचार करना चाहिए, उपयुक्त विकल्प पर चुनाव करना चाहिए और परिणाम को उसके बाद में स्वीकारना चाहिए। ठीक है, वही में जो निर्णय प्रक्रिया में आपने पढ़ा होगा, जॉन डेवी ने भी क्या किया है, 3 चरणों में बांटा है। उन्होंने कहा है जॉन डेवी ने समस्या क्या है, विकल्प क्या है, उपयुक्त विकल्प क्या है, यह कहा आपने कि जॉन डेवी ने। निर्णय प्रक्रिया में आपने पढ़ा होगा कि कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। एक होता है व्यक्तिगत निर्णय होता है, सामूहिक निर्णय होता है, नैतिक निर्णय होता है, आपातकालीन निर्णय होता है, कर्मात्मक निर्णय होता है और आकार कर्मात्मक निर्णय होता है। इतने प्रकार के आपके निर्णय के प्रकार होते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ विजुअल होती है, दिखाई देती है, तब ज़्यादा समझ में आती है। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए है अस्थायित्व, ऑप्शन बी है पारस्परिक संबंध, ऑप्शन सी है निर्णयकर्ता की समय संबंधी विचारधारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं। आपको बताना है कि निर्णय कैसी प्रक्रिया, आपको बताना है मानसिक प्रक्रिया है। निर्णय लेना क्या होता है, तो आपको बताना है प्रबंधन का एक हृदय होता है। ग्रास कंडल ने यह बात कहा है। चलिए निर्णय प्रक्रिया के प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं, आपको बताना है। तो आपको बताना है 47 नंबर का क्वेश्चन, आप क्या बताओगे, आप
बताओगे कि अस्थायित्व होता है, पारस्परिक संबंध होता है, निर्णयकर्ता के समय संबंधी विचारधारा होता है, यानी कि ये सभी ऑप्शन सभी हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि सभी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाते हैं। चलिए 47 का हमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए यहाँ पे 48 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन पूछा है कि विरोध एवं द्वंद्व को समाप्त करने में कौन से सुझाव फॉलोड के नहीं है। ऑप्शन ये है स्वेच्छा से संप्रण, बी ऑप्शन होता है समझौता, सी ऑप्शन होता है ईर्ष्या, डी ऑप्शन होता है एकीकरण। 48 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। आपको बताना कि विरोध एवं द्वंद्व को समाप्त करने के लिए जो फॉलोड ने सुझाव नहीं दिया है वो दिया है ईर्ष्या। बाकी ये आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। हमने 49 नंबर का क्वेश्चन है, आंतरिक सज्जा के मूलभूत सिद्धांत कौन है। ऑप्शन ये है अनुरूपता तथा अनुपात, ऑप्शन बी है संतुलन तथा लय, ऑप्शन सी है बल देना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आपको बताना है, आप क्या बताओगे, फटाफट से आप बताओ। कला के सिद्धांत पूछा गया है। अब चलिए बताइए 49 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताओगे कि सभी होते हैं, संतुलन लय होता है। ठीक है, 5 प्रकार के आपके कला के सिद्धांत होते हैं, अनुपात, संतुलन, लय, दबाव, एकरूपता या फिर अनुरूपता। तो ये सभी 49 का सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यानी कि मैं डी ऑप्शन को लॉक करती हूँ। चलिए 49 के बाद आपके पास है 50 नंबर का क्वेश्चन। हम लोग आधे क्वेश्चन पे पढ़ गए हैं। आपके पास क्वेश्चन है फर्नीचर, पर्दा, दीवार में रंगे चित्र, बिजली बल्ब, झाड़, फानुस आदि का व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन ए है कमरे के आकार प्रकार के अनुरूप, ऑप्शन बी है कमरे की ऊंचाई के अनुरूप, ऑप्शन सी है कमरे के फर्श के अनुरूप, ऑप्शन नंबर डी है किसी भी तरह से नहीं। चलिए बताइए फर्नीचर, पर्दा, दीवार में रंगे चित्र, बिजली बल्ब, झाड़, फानुस आदि पर व्यवहार होना चाहिए। 50 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आप क्या बताओगे। ये आपके कमरे के आकार प्रकार के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका कमरा छोटा है, अगर आपका पिंक कलर का दीवार है तो भी आप पिंक कलर का पर्दा भी लगे जिससे आपका रूम बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, अगर कमरा आपको बड़ा दिखाना है, अगर छोटा आपका रूम है आपको बड़ा दिखाना है तो दीवार के कलर का ही पर्दा लगा दो, दीवार कलर का ही सोफा कर दो। ठीक है, अगर आपको छोटा दिखाना है तो आप दूसरे कलर को, उससे अपोजिट कलर का वो काम करो। ठीक है, यानी कि दीवार पे पोस्टर लगाओ बड़े बड़े। ठीक है, उसके अलावा आप सोफा दूसरी कलर का कर दो, पर्दा दूसरी कलर का कर दो। ठीक है, तो इससे कमरा क्या होगा, बड़ा दिखेगा। फिर 50 का यहाँ पे आपको बताना था, तो आपके बताओगे कमरे के अनुरूप आकार अनुरूप का होना चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। 50 यहाँ दो बार लिखे हैं। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये पूछा है कि रेखा एवं रूप, आकार, बनावट, विचार तथा रंग 5 तत्वों पर ध्यान पड़ता है। ऑप्शन ये है अनुरूपता का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन बी है अनुकूलन का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन सी है अनुरूपता, अनुकूलन तथा एकता का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन डी है किसी के लिए भी। चलिए बताइए 51 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। आप बताओ कि जो रेखा होता है, रूप होता है, आकार, बनावट, ये सब जो 5 तत्वों का ध्यान पड़ता है वो होता है अनुरूपता, अनुकूलन, एकता का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। यानी कि मैं 51 का कौन सा ऑप्शन चुनूंगी, मैं चुनूंगी, आप भी वही चुनना। आप सी वाला ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट, अगर आपने चुना है तो बिल्कुल करेक्ट चुना है। 51 के बाद आपके पास है 52 नंबर का क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आवृत्ति रेखा, समरेखा, विषम रेखा का प्रयोग उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन है ए भिन्नता, बी ऑप्शन है समरूपता, सी ऑप्शन है समरेखा का, डी ऑप्शन होता है किसी का भी नहीं। चलिए बताइए आप, आवृत्ति रेखा, समरेखा, विषम रेखा ये सब क्या उत्पन्न करते हैं। आप बताओगे कि ये समरूपता का क्या करते हैं, रेखा उत्पन्न करते हैं। 52 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द सही होगा। चलिए देखिए 52 के बाद आपके पास है 53 नंबर का क्वेश्चन। आपसे पूछा है कि समानुपातिक प्रभाव के नियामक हैं। ऑप्शन ए है केवल रेखा का प्रभाव, ऑप्शन बी है केवल दूरी का प्रभाव, ऑप्शन सी है रेखा दूरी तथा माप का प्रभाव, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं, समानुपातिक प्रभाव के नियामक हैं। 43 आपके पास है। अब बताओगे कि रेखा दूरी तथा मापक प्रभाव, आपने अगर ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल करेक्ट चुना है। अगर कोई ऑप्शन केवल लिखा होता है ना तो बिल्कुल वो गलत काट दिया करो। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों ए और बी दोनों में केवल लिखा है तो वैसे भी आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। सी वाले ऑप्शन में लिखा रेखा दूरी माप, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए आपके पास है अगला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है जिस पर हमारी दृष्टि रेखाओं, रंगों और आकार की व्यवस्था करने के लिए दौड़ती है उस मार्ग को कहते हैं। ऑप्शन ए है लय, ऑप्शन बी है संतुलन, ऑप्शन सी है अनुपात, ऑप्शन नंबर डी है अनुरूपता। जिस पर हमारी दृष्टि रेखाओं, रंगों और आकार पे व्यवस्था करने के लिए जो दौड़ती है, आप क्या बताओगे, आप बताओगी वो लय होती है। ये जिसे आप छोटा है, छोटा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, ये एक लाइन से जो चीजें जाती है, रंग चाहे वो रंग हो, चाहे आकार हो, चाहे दृष्टि हो, यानी कि पहले छोटे से फिर बड़े पे जाती है, एक लय से जाती है, एक आकार में जाती है, एक व्यवस्था करके जाती है, तो वो लय के द्वारा होती है। 54 का हमारा ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, यानी कि लय वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। 55 नंबर का क्वेश्चन है।
आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कला का वह सिद्धांत जिसके द्वारा सजावट की विभिन्न वस्तुओं के बीच सही समायोजन होता है कहलाता है। ऑप्शन ए है लय, ऑप्शन बी है संतुलन, ऑप्शन सी है अनुरूपता, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। आपको बताना है 55 नंबर का क्वेश्चन। आप बताओगे कि कला का वह सिद्धांत जिसके द्वारा सजावट की विभिन्न वस्तुओं के बीच समायोजन किया जाता है, यानी कि संतुलन, यानी कि जो बैलेंस बनाया जाता है संतुलन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो आपका 55 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए देखते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। 55 के बाद है 55 दो बार हो गया है। चलिए देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। कहता है कि जिस वस्तु पर अधिक बल देना होता है उसे उन वस्तुओं के समूह में विपरीत रंग की वस्तुओं के पास रखना चाहिए, उस पर सजावट में पड़ जाता है। ऑप्शन ए है संतुलन, ऑप्शन बी है अनुरूपता, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी है समानुपात। आप बताओगे। 56 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लिखा है अगर कोई सामान है, अगर आपको बल देना है, ठीक है, यानी कि अगर विपरीत रंग को आप वस्तुओं को पास रखना है तो उस सजावट पे क्या पड़ जाएगा, आप क्या बताएंगे। आपको बताना है 56 नंबर का क्वेश्चन। आप बताओगे कि वो आपका बल कहलाएगा, यानी कि 56 का हमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनता है। चलिए देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित समय और शक्ति की मात्रा के अधीन अधिक कार्य संपादित करने के लिए समय या शक्ति या दोनों की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए है कार्य सरलीकरण, ऑप्शन बी है कार्य विस्तारीकरण, ऑप्शन बी है कार्य विस्तारीकरण, ऑप्शन सी है ऊर्जा सरलीकरण, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। आपको बताना कि समय और शक्ति की जो मात्रा होती है उसको कार्य जो आप शक्ति का इस्तेमाल करके आप जो आपकी एनर्जी के कम खर्चा होता है वो क्या कहलाता है। आपको बताना है कार्य सरलीकरण के द्वारा ये चीज़ें होती है। 57 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए 57 के बाद आपके पास है 58 नंबर का क्वेश्चन। 58 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। कार्य के सरल होने के साथ साथ वह समय पर ही पूर्ण हो जाता है जो गृहिणी के लिए लाभदायक है, क्योंकि वे आजकल धनोपार्जन हेतु बाहर भी कार्य करती हैं। जिन सरलीकरण यंत्रों का प्रयोग कर वे कुछ ही समय में तथा कम श्रम में क्या, ऑप्शन ये है कार्य पूर्ण नहीं कर पाते हैं, ऑप्शन बी कार्य पूर्ण कर लेते हैं, ऑप्शन सी कभी कभी कार्य पूर्ण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी है कोई भी सही नहीं है। 58 नंबर का क्वेश्चन आपके पास। देखिए पूछा गया है कि अगर कोई स्त्री है काम करती है, अगर वो घर में जो भी कार्य सरलीकरण की जो यंत्र जैसे मिक्सर हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, आप जैसे आपको सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, आपको ऑफिस जाना है तो उसके लिए आप सब्जी को रात को ही सब्जी काटो, आधा गोड़ दो, अपने फ्रिज में रख दिया ना, तो आपका वो समय बचा ना, ठीक है। तो ये सभी तो आपके कार्य सरलीकरण के यंत्र में काउंटिंग होते हैं, तो इससे आपका क्या होगा, आपका कार्य जल्दी हो पाएगा, यानी कि कार्य पूरी तरह से कर लेती है। तो मैं 58 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट चुनती हूँ। 58 के बाद 59 नंबर का क्वेश्चन है। 58 के बाद 59 नंबर का क्वेश्चन है। समय की बचत, शारीरिक ऊर्जा की बचत तथा धन की बचत तीन मुख्य बिंदु हैं। ऑप्शन ये है कार्य सरलीकरण के, ऑप्शन बी है कार्य विस्तारीकरण के, ऑप्शन सी है ऊर्जा सरलीकरण के, डी ऑप्शन होता है शक्ति सरलीकरण की। आपको बताना है समय की बचत, शारीरिक ऊर्जा की बचत और धन की जो बचत होती है किन मुख्य बिंदु हैं, आपको बताना। 59 नंबर का क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा कार्य सरलीकरण में समय व्यवस्थापन, ऊर्जा व्यवस्थापन, ठीक है, आप पढ़ते हो ना, धन व्यवस्थापन यानी मनी मैनेजमेंट, तो आप कार्य सरलीकरण के द्वारा आप चीजें पढ़ते हैं। 59 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। 59 के बाद आपके पास है 60 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि ग्राइंडर यानी कि मिक्सर, प्रेशर कुकर, रेफ्रिजरेटर, कुकिंग रेंज, पहिए लगे वाले वॉशिंग मशीन आदि हैं कैसे साधन है, ठीक है। ऑप्शन ए है कार्य सरलीकरण उपकरण, बी ऑप्शन है कार्य विस्तारीकरण उपकरण, ऑप्शन सी है औद्योगिकरण उपकरण, ऑप्शन नंबर डी है कोई भी नहीं। तो ये से जो उपकरण आपके दिए गए हैं ये कार्य सरलीकरण के उपकरण में काउंटिंग होते हैं, यानी कि 60 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब चलिए 60 के बाद आपके पास है 61 नंबर का क्वेश्चन। आपसे ये पूछा गया है कि गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकियां के साथ पर साबुन का चूर्ण व्यंजक पूर्ण का प्रयोग, ऑप्शन ये है अच्छा होता है, टेस्कर होता है, ऑप्शन सी खराब होता है, ऑप्शन डी कोई भी सही नहीं, यानी कि जो कपड़ा गंदा उसमें साबुन की टिकिया के स्थान पे आप साबुन का जो पाउडर होता है, यानी कि जो साबुन जिसे लिखा है ना, जिसे आप गंदा कपड़ा होता है, तो जो साबुन होता है अगर साबुन जब रगड़ोगे उसके स्थान पे ये ना होकर के जो साबुन यानी कि जो पाउडर होता है, यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं उसको, सरफ बोलते हैं, सरफ का इस्तेमाल करो तो वह कपड़े के लिए अच्छा होता है या नहीं अच्छा होता, आपको बताना है। तो आप क्या बताओगे, ये श्रेष्ठकर होता है, ठीक है, यानी कि आपका 61 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। 61 के बाद है आपके पास 62 नंबर का क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि किसके
आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा पालक तथा सलाद बनाने का अध्ययन कर बताया गया है कि केवल दाएं हाथ से कार्य करने की अपेक्षा विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा कार्य करने के 21.5% समय की बचत होती है। ठीक है, यानी कि इतना आपको बचत होता है अगर आप पालक और सलाद को जब काटते हो तो केवल दाएं हाथ का करने की अपेक्षा आप प्रक्रिया द्वारा इतना समय की बचत होती है। आपको 62 का बताना है। आप बताओगे ये बात कहा है ग्रीस और एटमर द्वारा ये बातें कही गई है। ये क्वेश्चन आप याद रखे रहना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 62 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 62 के बाद आपके पास है 63 नंबर का क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कुचले आलू अर्थात चोखा बनाने के संबंध में किसने अध्ययन किया है। ऑप्शन ए है हेनर, ऑप्शन बी है ग्रीस, ऑप्शन नंबर सी है एमट, ऑप्शन नंबर सी है एमट, ऑप्शन नंबर डी है एलेन नोबेल्स। आपको बताना है कि जो कुचले आलू यानी कि जो चोखा बनाने के संबंध में जो अध्ययन किया गया है किसने कहा है। बताना है हेनर जी ने किया था। ठीक है, ये अध्ययन हेनर ने किया था। 63 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, माइक्रोवेव ओपन कुकर वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के हैं। ऑप्शन ये है पुराने सामान, ऑप्शन बी है नए क्रांतिकारी सामान, ऑप्शन सी है गृहिणी को पीटने का सामान है, ऑप्शन नंबर डी है कुछ भी नहीं। चलिए आपका तो ये तो गलत हो जाएगा। आपका ये भी अब आपको ए बी में बताना है। 64 नंबर का क्वेश्चन है। आप क्या बताओगे, ये पुराने सामान है। ठीक है, माइक्रोवेव ओपन कुकर वैक्यूम क्लीनर कार सल्दी के पुराने सामान है। 64 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, 64 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। 64 के बाद आप देखिए 65 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि कौन सा रसोई घर सर्वोत्तम होता है। ऑप्शन ये है 2 दीवार वाला, ऑप्शन बी है एल आकार वाला, ऑप्शन सी है यू आकार वाला, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। कौन सा जो रसोई का दीवार वाला होता है सर्वोत्तम होता है। 65 नंबर का क्वेश्चन है। आप बताना कि जो यू आकार वाला होता है वो बहुत सही होता है। ठीक है, तो आप 65 का कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, आपको चुनना होगा सी ऑप्शन वाला, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 65 के बाद आपके पास है 67 नंबर का क्वेश्चन। घर की सजावट के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है गृहिणी का कार्यकौशल की और सूझबूझ, ऑप्शन बी है चित्रकारी के पैटर्न, ऑप्शन सी है विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां, ऑप्शन डी है बहुमूल्य अनूठी पुस्तकें। घर के सजावट के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें कौन सा है। आपके पास 66 नंबर का क्वेश्चन है। आप बताना कि गृहिणी के कार्य कौशल की और सूझबूझ। ठीक है, यानी कि बिना फालतू यानी कि गृहिणी जो अपने तरीके से उसको मैनेज कर ले रही है अपने दिमाग से, वही घर की सजावट के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बल्कि चित्रकारी पैटर्न विभिन्न, ठीक है, अगर गृहिणी के सूझबूझ नहीं है तो वो कैसे कर पाएगी काम को, घर को सजा ही नहीं पाएगी। जब तक गृहिणी के सूझबूझ रहेगा तभी वो कार को अच्छी तरीके से कर रही है, तभी घर सजा रहेगा। 66 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलो आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 66 के बाद आपके पास है 67 नंबर का क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि घर के सजाने एवं संवारने की कला को कहते हैं। ऑप्शन ए है राजमिस्त्री, ऑप्शन बी है कास्ट मिस्त्री, ऑप्शन सी है पेंटर, ऑप्शन डी है आंतरिक गृह सज्जा। घर के सजाने और संवारने की जो कला होती है आपको बताना है वो होता है आंतरिक सज्जा में काउंटिंग होता है। ठीक है, आंतरिक गृह सज्जा में। तो आपका 67 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब चलिए 67 के बाद है 68 नंबर का क्वेश्चन। आपके पास 68 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रामीण गृहिणी जो अपनी झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों पर चित्रकारी करती हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है योजना चित्र, ऑप्शन बी है अल्पना, ऑप्शन सी है रंगोली, ऑप्शन डी है म्यूरल। बताना है 68 नंबर का क्वेश्चन। आप बताओगे कि उसको कहते हैं, उस चित्रकारी को म्यूरल कहा जाता है। आपको बताना है कि अल्पना कहाँ की है। चलिए बताइए 68 नंबर का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। चलो अब देखा जाए 69 नंबर का क्वेश्चन। आप देखिए गृह सज्जा के विभिन्न अंग कौन नहीं है, यानी कि एक ऐसा है आपका नहीं बाकी 3 आपके गृह सज्जा के अंग माने जाते हैं। ऑप्शन ए है फर्श पर अल्पना बनाना, ऑप्शन बी है दीपावली या शादी विवाह के समय झंडियां बनाना, ऑप्शन नंबर सी है घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियां रखना, ऑप्शन नंबर डी है रंग बिरंगे कागजों एवं फूल पत्तियों के घर को सजाना। घर सज्जा के विभिन्न अंग नहीं है। बताइए आप 69 नंबर का क्वेश्चन आप बताओगे कि नहीं पूछा गया है ना, तो भेड़ बकरियों को रखना कमरे में तो आप नहीं रखना चाहिए ना, इसके लिए अलग एक जगह होना चाहिए। अगर आप पाले हो तो बाहर रखो, ठीक, अपने कमरे में ना रखो, आप बाहर रख लो या फिर उनके लिए कोई कमरा बना दो। फर्श पे अल्पना बनाना, दीपावली शादी विवाह में झंडियाँ बनाना, ये सब आपके विभिन्न अंग होते हैं गृह सज्जा के। 69 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि आप भेड़ बकरियों को कमरे में नहीं रखना चाहिए, उससे आपको गंदगी फैलाएंगे। ठीक है, आप क्या करो बाहर रखो, यानी कि उसके लिए एक बना दो घर,
ताकि वो अच्छे से रह सके उसमें। 70 नंबर का क्वेश्चन है, 70 नंबर का क्वेश्चन, विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति जो दूसरों को प्रभावित करती है तथा मस्तिष्क को संतोष और आनंद प्रदान करती है। ऑप्शन ए है रेडियो, ऑप्शन बी है टेलीविजन, ऑप्शन सी है सजावट, ऑप्शन डी है हवाई जहाज। आप क्या बताओगे? अच्छा खासा जो मूड होता है ना, अगर आपका घर बर्बाद है तो खराब हो जाता है। अगर अच्छा खासा मूड खराब है आपका, अगर घर आपका सजावट है तो आपको अच्छा अनुभूति होगी, यानी कि आपके मस्तिष्क को संतोष मिलेगा, आपको आनंद होगा। ठीक है, तो आप कौन सा चुनोगे? आप सजावट वाला चुनोगे कि अगर आपका घर सही से मेंटेन करके सामान जो आपके घर में आपकी जो अवेलेबल है, यानी कि आप फालतू में चीज़ें नहीं, जो गृहिणी की सूझबूझ और कार्य क्षमता के अनुसार जो घर में सही सलामत से रखा हुआ, अगर वो सही से रहे ना, तो माइंड क्या हो जाएगा, मस्तिष्क क्या होगा, उससे संतोष और आनंद प्रदान होगा। 70 का आपको चुनना होगा। कौन चुनोगे? आप सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट चुनोगे। 70 के बाद आपके पास है 71 नंबर का क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि सजावट के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सिद्धांत आप जानते हो ना, 5 होते हैं। ऑप्शन ए है अनुपात, ऑप्शन बी है लय, ऑप्शन सी है संतुलन, ऑप्शन डी है नमूना। आप क्या बताओगे? 71 का राइट आंसर आप बताना होगा कि डी वाला ऑप्शन क्या होता है, नमूना नहीं होता, बल्कि अनुपात, संतुलन, लय, उसके बाद क्या होता है, दबाव हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? संतुलन, यानी कि सजावट के आपके सिद्धांत में काउंटिंग होते हैं। चलिए 71 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि आपके सिद्धांत वो नहीं है। चलिए देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन है, रेखा, आकार, बनावट, नमूना, प्रकाश तथा स्थान है। ऑप्शन ए है समस्त कलाओं के मौलिक तत्व, ऑप्शन बी है समस्त कलाओं के सिद्धांत, ऑप्शन सी है सजावट में संतुलन के तत्व, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। रेखा, आकार, बनावट, नमूना, प्रकाश तथा स्थान है, ये सब क्या है? 72 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताइए। तो रेखा, आकार, बनावट, नमूना, प्रकाश, स्थान है, क्या है? ये कलाओं के मौलिक तत्व हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना होगा? आपको बताना होगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाते हैं। फिर कला के तत्व कहें, ये की बात है, मौलिक तत्व कहें, कलाओं के तत्व। ठीक है, ये आपके बहकावे लिए क्वेश्चन है। अगर सिद्धांत बताए तो आप 5 बताना, अगर तत्व पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे रेखा, आकार, बनावट, ये सब क्या होते हैं? आपके कला के तत्व में काउंटिंग होते हैं। तो 72 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए 72 के बाद आपके पास है 73 नंबर के क्वेश्चन। आपसे पूछा क्या है, सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूने के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? ऑप्शन ए है निचले भाग को, ऑप्शन बी है भीतरी भाग को, ऑप्शन सी है ऊपरी भाग को, ऑप्शन डी है किसी भी भाग को। आपको बताना है 73 नंबर का क्वेश्चन। आप बताओगे ऊपरी भाग को किया जाता है, सजावटी में जो रचनात्मक नमूने किया जाता है। ठीक है, तो ऊपरी भाग वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 73 के बाद आपके पास है 74 नंबर के क्वेश्चन। बहुत आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके पास हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा के आह्वान के लिए जल और मछली, किंतु दीपावली के अवसर पर किन अल्पनाओं का चित्रण किया जाता है? ऑप्शन ए है विभिन्न प्रकार के स्वास्तिक चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्मी के पद चिन्ह, ऑप्शन सी है कमल की पत्तियां, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। 74 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, वर्षा ऋतु में वर्षा के आह्वान पर जल और मछली, किंतु दीपावली के अवसर पर अल्पनाओं। ठीक है, तो आप क्या बताओ? दीपावली के अवसर पर अल्पनाओं का जो चित्र किया जाता है, 74 नंबर का क्वेश्चन आप बताओगे कि लक्ष्मी के पद चिन्ह। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 74 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलो अब 74 के बाद आपके पास है 75 नंबर का क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि सूखे रंग के चूड़ से बने अल्पना को कहते हैं। ऑप्शन ए है धूल चित्र, ऑप्शन बी है रस चित्र, ऑप्शन सी है म्यूरल, ऑप्शन डी है कुछ भी नहीं। सूखे रंग के चूड़ से बने अल्पना को क्या कहते हैं? आपके पास है 75 नंबर का क्वेश्चन। आप बताओगे उसे कहा जाता है धूल चित्र कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। आपके पास अगला क्वेश्चन है, नारंगी रंग की सजावट अच्छी होती है। ऑप्शन ए है गर्मी के मौसम में, ऑप्शन बी है बरसाती मौसम में, ऑप्शन सी है ठंडे मौसम में, ऑप्शन डी है बसंत मौसम में। नारंगी रंग की सजावट किस मौसम में अच्छी होती है? आपको बताना है, अब बताना कि ठंडी मौसम में अच्छी होती है नारंगी रंग की सजावट। चलो देखा जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 77 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि शीतदायक तथा दूरी का सूचक होता है। ऑप्शन ए है लाल रंग, ऑप्शन बी है बैंगनी रंग, ऑप्शन सी है पीला रंग, ऑप्शन डी है नारंगी रंग। शीतदायक तथा दूरी का सूचक होता है। आप बताना कि जो सूचक होता है बैंगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होता है। 77 के बाद अब आपके पास है 78 नंबर का क्वेश्चन। आरामदायक, शीतल तथा स्फूर्तिवर्धक रंग होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है बैंगनी, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन नंबर डी है सफेद। आपको जो आराम, शीतल, स्फूर्ति रंग प्रदान करता है, आप बताना कि हरा रंग प्रदान करता है। चलो देखा जाए अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन 79 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि आशावादिता, सहानुभूति तथा प्रगति का सूचक रंग है। ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है बैंगनी, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास नीला।
89 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए जो आपका इसका राइट आंसर होगा। आशावादिता, सहानुभूति, प्रगति का सूचक करता है। आपको बताना होगा कि वो पीला वाला रंग देता है, यानी कि पीला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलो देखा जाए अगला क्वेश्चन कौन है। आपसे पूछा गया है 80 नंबर का क्वेश्चन कि उत्साह, आशा, हिम्मत तथा अतिथि सत्कार की भावना को जागृत करता है। ऑप्शन ए है भूरा रंग, ऑप्शन बी है नारंगी रंग, ऑप्शन सी है बैगनी रंग, ऑप्शन डी है पीला रंग। उत्साह, आशा, हिम्मत और जो अतिथि का सत्कार करता है, यानी कि मेहमान का जो सत्कार करता है, मेहमान का वो जो भावना का जाहिर करता है, इन किन रंग के द्वारा होता है। आप बताना। नारंगी रंग के द्वारा ये चीजें होती हैं। 80 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। 80 के बाद आपके पास है 81 नंबर का क्वेश्चन। आपसे ये पूछा गया है कि कमरे के दरवाजों एवं खिड़कियों में पर्दा कमरे एवं कुशन से, ऑप्शन ए है मेल खाता हुआ होना चाहिए, ऑप्शन बी है मेल खाता हुआ नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी विभिन्न रंगों का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी नहीं। आप बताना तो क्या बताओगे। जो आपके कमरे की दरवाजों की खिड़कियां पर्दे होती हैं वो आपके मेल खाते हुए होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अलग रहेगा तो आपका घर अच्छा नहीं दिखेगा। तो 81 का हमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही मिलता है। ठीक है, आपका ये ऑप्शन सही मिल जाता है। 81 के बाद आपके पास है 82 नंबर का क्वेश्चन। पर्दा हमेशा होना चाहिए। ऑप्शन ए है मोटा तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, ऑप्शन बी है पतला एवं आधे दरवाजे एवं पूरी खिड़कियों पर, ऑप्शन नंबर सी है पतला एवं पूरे दरवाजे एवं आधी खिड़कियों पर, ऑप्शन नंबर डी है किसी भी तरह से होना चाहिए। पर्दा हमेशा लगा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपको बताना है। आप बताना कि जो आपके पर्दे होते हैं वो हमेशा मोटा और पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर होना, पतला नहीं होना चाहिए। आधे दरवाजे तो आधा दरवाजे में लगे क्या फायदा, कुछ भी फायदा ही नहीं होगा। पतला नहीं होना चाहिए, पूरे दरवाजे एवं आधी खिड़कियों पर, ये भी ऑप्शन है किसी भी तरह, ये भी ठीक है। आपका बी सी डी नहीं होगा बल्कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। चलो 82 के बाद आपके पास 83 नंबर के क्वेश्चन। जो भी बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, 83 नंबर का क्वेश्चन है बैठक में सोफे के दोनों तरफ होना चाहिए। ऑप्शन ए है एक एक गोल मेज, ऑप्शन बी है चौकोर स्टूल, ऑप्शन सी है कुर्सियां, ऑप्शन नंबर डी है रेडियो तथा पलंग। बैठक में सोफे दोनों तरफ होना चाहिए, यानी कि जो बैठक होता है अगर सोफा रखा हुआ है तो अगल बगल साइड में क्या होना चाहिए आपको बताना है। आप क्या बताओगे, चौकोर स्टूल होना चाहिए। ठीक है, चलिए 83 का हमें बी ऑप्शन सही मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। 84 क्वेश्चन है आपके पास। आपसे पूछा गया है कि हल्के रंग से रंगने का प्रतीत होती है। ऑप्शन ये है ऊंची छत नीची, बी ऑप्शन होता है नीची छत ऊंची, सी ऑप्शन होता है कच्ची छतें पक्की, ऑप्शन नंबर डी होता है कुछ भी नहीं। हल्के रंग से रंगने पर प्रतीत होती है, यानी कि अगर हल्का रंग है तो क्या प्रतीत होगा आप बताओगे तो क्या बताओगे, नीची छत ऊंची। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 84 के बाद आपके पास है 85 नंबर का क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि दीवारों की पुताई किससे नहीं की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है चूने की पुताई, ऑप्शन नंबर बी है सीमेंट की पुताई, ऑप्शन नंबर सी है लिनोलियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है पेंट पुताई। दीवार की पुताई किससे नहीं की जाती है। 85 नंबर का क्वेश्चन है। आपको बताना होगा कि जो लिनोलियम होता है उनकी नहीं की जाती है, बाकी सीमेंट की, पेंट की, चूने की, इन सब के द्वारा पुताई की जाती है दीवार पे। ऑप्शन आपको पढ़ के ही पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। चलो देखा जाए अगला क्वेश्चन। 85 के बाद आपके पास है 86 नंबर का क्वेश्चन। समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से, ऑप्शन ए है संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी है परिवार के सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्ट दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर डी है कोई, इनमें से कोई नहीं। समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से क्या होता है आप बताना कि जो संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होते हैं, ना कि सिर्फ एक चीज़। यहाँ पे एक ही चीज़ कहा गया है, यहाँ पे एक चीज़ कहा जाता है, यानी आपका संतोषजनक और मानसिक संतुष्टि होती है, ये दोनों होता है। तो मैं सी वाला ऑप्शन चुनती हूँ। 86 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सी के बाद 86 के बाद आपके पास है 87 नंबर का क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि शक्ति व्यवस्थापन के समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन ए है काफ़ी सख्त से अधिक उपार्जन हेतु कार्य, ऑप्शन नंबर बी है कम शक्ति से काफी धीरे धीरे कार्य, ऑप्शन नंबर सी है लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य क्षमता के अनुसार कार्य, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। शक्ति व्यवस्थापन के समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए आपको। आप क्या बताओगे कि आपका यहाँ पे लिखा काफी सख्त से अधिक उपार्जन, यानी कि जो आपका एनर्जी है अधिक आपको नहीं खर्च करना है, कम शक्ति करके धीरे धीरे काम को नहीं करना, बल्कि ये काम करना है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अपने कार्य क्षमता के अनुसार काम करो। तो इसलिए मैं सी ऑप्शन को बिल्कुल लॉक करती हूँ। तो आपका 87 का कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, यानी कि कम एनर्जी लगाओ लेकिन जो काम करो अच्छा से करो, ठीक है, पूर्ण ढंग से करो। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
चलो देखा जाए अब 88 नंबर का क्वेश्चन है। देखो कहता है कि पारिवारिक आय को साधारणतः कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। 88 नंबर का क्वेश्चन है, पारिवारिक आय को साधारणतः कितने भागों में बांटा गया है आपको बताना है। एक होता है अर्जित आय, एक होता है उपार्जित आय, आपने देखा होगा ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए होगा आपका सही, यानी कि 2 जो होता है 88 वाला आपका ऑप्शन होगा कौन सा, आपको चुनना होगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए 88 के बाद आपके पास है 89 नंबर का क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है अप्रत्यक्ष आय, बी ऑप्शन होता है प्रत्यक्ष आय, ऑप्शन नंबर सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई भी नहीं। मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है? आप क्या बताओगे? आप बताओगे प्रत्यक्ष आय की, यानी कि जो आय आपको दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि आपको पैसा मिलता है तो वो क्या होता है? प्रत्यक्ष आय होता है। चलिए आपका 89 का कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आप घर में सब्जी लगाए हो, ठीक है, आप खुद से कुछ काम करके उस पैसे को बचा रहे हो तो क्या होता है? अप्रत्यक्ष आय होता है। लेकिन प्रत्यक्ष आय क्या होता है? जो आप मजदूरी करते हो उससे पैसा मिला तो क्या होगा? आपका प्रत्यक्ष आय। चाहे मासिक आय हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक आय हो, किसी भी तरीके से आपको पैसा मिला हो तो आपका प्रत्यक्ष आय में काउंटिंग होता है। 89 का कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 89 के बाद आपके पास है देखो 90 नंबर का क्वेश्चन। 90 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त बहुत सी सुविधा, निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, घर, नौकरी आदि मिलती है, इसे आय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ऑप्शन ये है अप्रत्यक्ष आय, बी ऑप्शन होता है प्रत्यक्ष आय, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी ऑप्शन होता है कोई भी नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके बताओगे कि ये होता है प्रत्यक्ष आय के अंदर, ठीक है। तो आपका 90 का कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलो देखा जाए ऑप्शन नंबर कौन सा है। 91 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि काला धन किस आय की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। काला धन किस आय की श्रेणी में आता है? 91 नंबर का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि काला धन जो होता है अप्रत्यक्ष आय की श्रेणी में आता है। चलिए देखते हैं 51 का हमें बी ऑप्शन लॉक मिला है, लॉक किया गया है। देखिए 92 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि वह अवस्था जब पति पत्नी घर बसाते हैं और दोनों एक दूसरे की समय सजगता को अवगत होते हैं कहलाते हैं पारिवारिक जीवन की कौन सी अवस्था होती है। ऑप्शन ये है काल की अवस्था, बी ऑप्शन होता है विस्तार काल की अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है संकुचन काल की अवस्था, ऑप्शन नंबर डी है कोई अवस्था नहीं। 92 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। आप क्या बताओगे कि वह अवस्था जब पति पत्नी घर बसाते हैं और दोनों एक दूसरे की समय सजगता को अवगत करते हैं कहलाते हैं, बताओगे वो प्रारंभिक, यानी कि जब घर नए नए जो शादी होती है तो वो आपका होती है प्रारंभिक काल की अवस्था होती है, यानी कि समायोजन की काल होता है। तो 92 का आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? आप चुनोगे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 92 के बाद आपके पास है 93 नंबर का क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि किसी परिवार को निश्चित अवधि में श्रम करने के लिए जो धन प्राप्त होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है घूस, ऑप्शन बी है मौद्रिक आय, ऑप्शन सी है अप्रत्यक्ष आय, ऑप्शन नंबर डी है कोई भी आय नहीं। किसी परिवार को निश्चित अवधि में श्रम करने के लिए जो धन प्राप्त होता है क्या कहा जाता है? आप बताना। वो मौद्रिक आय के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो हमारा 93 का कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यानी कि कोई भी परिवार होता है निश्चित समय के लिए जो उसका पैसा यानी कि धन प्राप्त होता है, जो काम किया है तो मौद्रिक आय के काउंटिंग होगा। तो 93 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब देखिए 94 नंबर का क्वेश्चन है। मजदूरी, वेतन, मकान किराया, जमीन किराया, पेंशन और रॉयल्टी बैंक कहलाते हैं। ऑप्शन ये है मुद्रा आय प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन होता है अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन होता है अन्य आय, डी ऑप्शन होता है कोई भी नहीं। चलिए बताइए 94 नंबर का क्वेश्चन, जो आपको मजदूरी हो गया, वेतन हो गया, मकान का किराया हो गया, जमीन के किराया, ये सब आपकी प्रत्यक्ष यानी कि मुद्रा आय में काउंटिंग होता है। 94 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। 94 के बाद आपके पास है 95 नंबर का क्वेश्चन। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि कुकर से बिजली की केतली, कॉफी, परकोलेटर, टोस्टर, कुकिंग रेंज, मिक्सर तथा ग्राइंडर, बर्तन धोने की विद्युत मशीन, विद्युत स्टोव, गैस स्टोव, तेल स्टोव, रेफ्रिजरेटर आदि होते हैं। ऑप्शन ये है श्रम बचत के उपकरण, ऑप्शन बी है श्रम व्यय के उपकरण, ऑप्शन सी है खर्चीले उपकरण, ऑप्शन डी है फिजूल उपकरण। तो ये सब कैसे होते हैं आपको बता रहा है, ये श्रम बचत के उपकरण होते हैं, ना कि फिजूल उपकरण होते हैं। आपकी एनर्जी की क्या करते हैं? बचाते हैं। 95 का कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 95 के बाद आपके पास है 96 नंबर का क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से कुकरों के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है जल रहित कुकर, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक कुकर, ऑप्शन सी है प्रेशर कुकर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। 96 नंबर का क्वेश्चन है, आप क्या बताओगे? ये सभी क्या होते हैं? कुकर के प्रकार होते हैं। आप जाकर के गूगल में सर्च करना, आपको ये सब कुकर के डिजाइन मिल जाएंगे, ठीक है। 96 का कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन सभी हो जाता है।
प्रेशर कुकर, जल रहित कुकर और इकोनॉमिक कुकर, ये सब कुकर के प्रकार होते हैं। चलिए देखिए 97 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है। ऑप्शन ए है रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन बी है कुकर्स, ऑप्शन सी है स्टोव, ऑप्शन नंबर डी है कोई भी नहीं। 97 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा उपकरण है जो आपका तैयार वायुमंडल में ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है। तो आप क्या बताओगे, वो फ्रिज होता है, यानी कि रेफ्रिजरेटर होता है। आपका 97 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 97 के बाद आपके पास है 98 नंबर का क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि किस कुकर में अंदर का ताप अधिक होने से नमी के कारण भोजन पकाने की क्रिया तीव्रता से होती है। ऑप्शन ए है जल रहित कुकर में, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक कुकर में, सी ऑप्शन होता है प्रेशर कुकर में, डी ऑप्शन होता है किसी भी कुकर में नहीं। आपको बताना है 98 नंबर का कुकर, आपसे पूछा गया 98 नंबर का क्वेश्चन। आप क्या बताओगे कि जो ऐसा कुकर हो जो अधिक दाब और नमी के कारण भोजन को पकाने की जल्दी से होता है। तो आप बताओगे प्रेशर में वो चीजें होती है, प्रेशर कुकर के तहत होते हैं। 98 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 98 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 98 के बाद आपके पास है 99 नंबर का क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन ये कहता है कि स्तर वह सीमा को निर्धारित करते हैं जहां तक कोई व्यक्ति या परिवार लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्य करने को तैयार है। किसने कहा है? ऑप्शन ए है ग्रासियम कैंडल, बी ऑप्शन होता है निकोलियम डार्सी, ऑप्शन नंबर ए है ग्रासियम कैंडल, ऑप्शन नंबर बी है निकोलियम डार्सी, ऑप्शन नंबर सी है कूपर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई ही। 99 नंबर का क्वेश्चन है, स्तर उस समय को निर्धारित करते हैं जहां कोई व्यक्ति या परिवार लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्य करने को तैयार करते। यह बात कहा है किसने? आपको बताना होगा। ये बात कहा है ग्रासियम कैंडल ने कहा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आपके पास है 10 नंबर का क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि पारिवारिक आवश्यकता का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है आवश्यक, ऑप्शन बी है आरामदायक, ऑप्शन सी है संतोषदायक, ऑप्शन डी है विलासितापूर्ण। चलिए बताए, आपके पास है लास्ट क्वेश्चन, आपको बताना है। ये आपका होमवर्क में देती हूँ, आपको इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। मैं अपनी क्लास को यहीं पे आज अपनी क्लास यहीं पे इंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी के पास शेयर करिएगा। आज अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।